नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विकास शर्मा आज फिर आपके सामने। और हमारा टॉपिक चल रहा था शक्ति, सत्ता एवं वैधता। अब तक हम पढ़ चुके हैं शक्ति और सत्ता के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे वैधता यानी कि लेजिटिमेसी के बारे में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल अर्थात वैधानिक, यानी कि जो चीज़ कानूनी रूप से सही है उसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? लेजिटिमस। वैधता अथवा औचित्यपूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के द्वारा, अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। हमने पढ़ा था प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, जिसमें वो कहता है कि जिस व्यक्ति में बुद्धि विवेक गुण की प्रधानता है, जो उच्चतम विवेक वाला है, दार्शनिक है, उसे ही क्या है? शासन करने का अधिकार है। और इस प्रकार उसने अपने दार्शनिक शासक के सिद्धांत को वैधता प्रदान की, शासक को वैधता प्रदान की। इसी प्रकार अरस्तु ने भी संवैधानिक शासन की बात कह करके अपने आदर्श राज्य में शासन को वैधता प्रदान की, उसे सही ठहराया, उचित सिद्ध किया। चाहिए आगे पढ़ते हैं। इससे पूर्व भारतीय दर्शन में भी इसका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए गए हैं तथा प्रजापालन एवं जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई है। हमने पढ़ा है मनुस्मृति को, हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि भारतीय दर्शन में जो राजपद है वह राजपद निरपेक्ष शक्तियों के साथ नहीं है। उसकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं हैं, कुछ निर्बंधन लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो राजा है वह राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता। मनु ने, उसके बाद कौटिल्य ने, शुक्र ने, बृहस्पति ने, इन सभी ने राजा को कुछ न कुछ कर्तव्यों में बांधा है और प्रजा पालन और जन कल्याण उनका मूल कर्तव्य बताया है। जो राजा अपने इस कर्तव्य का पालन करते हैं उनका शासन वैध है, या अन्यथा वो नहीं करते हैं तो उनका शासन अवैध है। आगे पढ़ते हैं। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया। दैवीय सिद्धांत जिसमें माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है और राजा को यह श्रेष्ठ पद स्वयं ईश्वर ने ही प्रदान किया है। हम देखते हैं हमारे रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्क को और जेम्स प्रथम की पुस्तक ट्रू लॉज ऑफ मोनार्की, पुस्तक का नाम क्या है? ट्रू लॉज ऑफ फ्री मोनार्की। ये दोनों पुस्तकें हैं जिनमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, दैवीय सिद्धांत को अंडरलाइन करने के बाद आप इन दोनों पुस्तकों के नाम लिखेंगे, रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्क और जेम्स प्रथम की ट्रू लॉज ऑफ फ्री मोनार्की। आइए आगे पढ़ते हैं। हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बनाया। जहां हम देखते हैं कि हमारे तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक एवं रूसो। तीनों ही विचारक संविदावादी यानी कि समझौतावादी विचारक कहे जाते हैं और समझौतावादी होने के नाते इन्होंने ये बात कही थी कि राज्य का जो निर्माण हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वह उत्पत्ति उसके राजा और प्रजा के बीच हुए एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। अतः राज्य क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है और राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हुए उन्होंने राज्य को राजा की सीमित शक्तियों की बात कही थी। यह है हॉब्स, लॉक, रूसो और यह है इनका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है।
वर्तमान में हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि जिस राज्य में जनता को शासन में भाग लेने का जितना ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाता है वह शासन उतना ही वैध है, उतना ही श्रेष्ठ है। यह विशेषता है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की। आइए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब वह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। वैधता ग्रीन के इस कथन को सिद्ध करती है कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। हमने वैधता वाले चैप्टर को जब स्टार्ट किया था हमने तभी आपको बताया था कि वैधता से तात्पर्य ही क्या होता है। वैधता से तात्पर्य होता है लोगों की सहमति। वैधता वह साधन है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई भी राज्य व्यवस्था क्यों स्वीकार की जाए, क्यों स्वीकार ना की जाए। वर्तमान समय में ऐसे कई साधन हैं जैसे कि मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद की भावनाएं। ये इन भावनाओं के जरिए, इन उपायों के जरिए सरकारें अपने लिए वैधता जुटाने का प्रयास करती हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम आगे। इसी में एक स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन महोदय का, थॉमस हिल ग्रीन महोदय का, जिन्होंने कहा है कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। इस कथन के माध्यम से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि लोगों की इच्छा ही राज्य शासन का आधार होती है। केवल शक्ति या बल के आधार पर राज्य नहीं किया जाता, शासन नहीं किया जा सकता। आइए अब आगे पढ़ते हैं। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वैधता है, जबकि अधिनायक तंत्र मुख्यतः शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित होता है। ये बात सच है बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े अधिनायक तंत्रों में, सैनिक शाही में, निरंकुश तंत्रों में राजा जनता को डरा धमका करके उन पे तरह तरह की यातनाएं दे करके उनको अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि लोकतंत्रों में जनता स्वयं उस शासक को स्वीकार करती है क्योंकि उन्होंने ही उसे चुना है। तो इस प्रकार लोकतंत्रों में जहां जनता के हृदय पर शासन किया जाता है, वहीं अधिनायक तंत्रों में शक्ति के आधार पर लोगों को केवल बाहरी रूप से नियंत्रित भर ही किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वैधता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती, तब उसकी वैधता प्रभावित होती है। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप ढाल ले। तभी क्या होती है, उसकी वैधता सुरक्षित रह पाती है। जैसे भारत में 1947 में आज़ादी से लेकर के 2005 तक सूचना के अधिकार की कोई ऐसी मांग नहीं थी, लेकिन जब राजस्थान के ब्यावर में हमारे सूचना के अधिकार को लेकर के आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था ने अपने आप को जनता की इस मांग के अनुरूप ढाला। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, लोगों को यह अधिकार दिया कि वे प्रशासन के बारे में कोई भी बात जान सकते हैं, और इस प्रकार अपने आप को विध्वंस होने से बचा लिया और जनता की सहमति या जनता की स्वीकृति को भी प्राप्त कर लिया। तो ये एक उदाहरण है जो ये बताता है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन आए तो राजनीतिक व्यवस्था को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है
और ऐसे करके वह क्या जुटा लेती है, अपने लिए वैधता जुटा लेती है। आइए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हुआ। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्रीय अनुरूप तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वहाँ क्रांति की स्थिति बनी। जैसे कि हम बताएं, ब्रिटेन और फ्रांस में यही अंतर है। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटेन ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना लिया, वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो गईं। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में 1789 की जो क्रांति हुई वह भयंकर क्रांति हुई, जिसके बाद वहाँ पर आतंक तंत्र का उदय हुआ, क्योंकि फ्रांस के राजा लुई 16वें ने अपने आप को जनता की मांगों के अनुरूप ढालने से मना कर दिया था। तो उन्होंने अपने आप ही क्रांति को न्योता दे दिया, जिसके बाद आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद लुई 16वें को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अभी भी हम देखते हैं 2009 में जो अरब बसंत आया, जिसके बाद आपके इराक, सीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, इन सभी देशों में तानाशाही शासन के खिलाफ जनता ने जो विरोध की आवाज़ उठाई, जिसे अरब बसंत कहते हैं, उसमें यही हुआ कि जनता की मांगों के अनुरूप जब यहाँ के शासकों ने उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की, तो उन्होंने अपनी वैधता को खो दिया और जनता ने क्रांति कर दी। आइए आगे पढ़ते हैं। साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को समयानुकूल नहीं बदल सकी, इसलिए आज उसकी कोई वैधता नहीं है। हम जानते हैं सोवियत संघ का जिस प्रकार गठन हुआ, वो हमें यही बताता है कि सोवियत संघ का शासन वर्ग अपने आप को जनता की बदलती मांगों के अनुरूप नहीं ढाल पाया था। इसी तरह नवीन अवस्थाओं को कई बार परंपरागत संस्थाएं एवं समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसी प्रकार नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश भी वैधता को प्रभावित करते हैं। यदि इनके प्रवेश को पुराना वर्ग स्वीकार कर ले, तब तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा। यदि वे बाधा पैदा करते हैं, तब वैधता को बाधा पहुंचती है। कई बार शासन प्रणालियों में बच्चों ऐसा होता है कि नवीन स्वरूप आना चाहते हैं और पुराना स्वरूप उनका पुरजोर विरोध कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो पुराना वर्ग है, जो परंपरागत स्वरूप हैं, ये पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्था को चुनौती देते हैं और नवीन परिवर्तनों को सहर्ष स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं कि भारत में 3 तलाक प्रथा को लेकर के केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, लेकिन उस कानून को रोकने में 3 साल, लागू करने में 3 साल लग गए। क्यों? उसे रोकने के बहुत प्रयास हुए। यहाँ तक कि उदारवादी कही जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, इस बिल का विरोध किया और उल्टे सीधे बहाने या कारण लगा करके उन्होंने पूरी कोशिश की कि 3 तलाक को लागू ना किया जाए। महिलाओं के अधिकारों के लिए यह जो रिफॉर्म बिल आया, इसका रूढ़िवादी तत्वों के द्वारा, परंपरागत तत्वों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे और वे रूढ़िवादी दक्षिणपंथी जो कांग्रेस में विद्यमान थे, उन सभी ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो इस प्रकार दक्षिणपंथी कांग्रेस के प्रयास सफल नहीं हुए और 3 तलाक का बिल लागू हुआ। इससे क्या हुआ, इससे भारतीय राज व्यवस्था की वैधता में ही वृद्धि हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनेक बार राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं भी वैधता को प्रभावित करती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की इन आशाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो लोग उनके खिलाफ क्रांति और तख्तापलट को तैयार हो जाते हैं। अनेक एशियाई, अफ्रीकी देशों में से तख्तापलट होते रहे हैं। ऐसे में अनेक राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप को नवीन व्यवस्था के अनुरूप ढालकर परंपराओं की रक्षा कर तथा व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वैधता के संकट का सामना करने का प्रयास करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जनता की जो इच्छाएं हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, इतनी होती हैं जिनको पूरा करने की क्षमता आपकी राज व्यवस्था में नहीं है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि जब जनता की इच्छा पूरी नहीं होती तो जनता क्रांति कर देती है, तख्ता पलट कर देती है। तो ऐसे में क्या है, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में ऐसा है जहाँ पर वहाँ की शासन व्यवस्थाएं ऐसी क्रांति को झेल रही हैं। सीरिया में जो आप देख रहे हैं,
सीरिया में भी जो संघर्ष हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस तरह शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती, परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वहाँ सिद्ध होती है जहाँ केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता का रूप धारण कर लेती है। तो आपने देखा कि शक्ति, सत्ता और वैधता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। शक्ति के बिना समाज में भाई शांति, व्यवस्था, न्याय स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन शक्ति प्रभावी कहाँ होगी? शक्ति प्रभावी वहाँ होगी जहाँ वह वैधता के साथ जुड़ जाती है और सत्ता का रूप धारण कर लेती है, वहाँ जहाँ वह केवल बल पर आधारित नहीं रह जाती। आगे पढ़ते हैं। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे की पूरक हैं। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता म्यान में ढकी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप लेती है तब वह उसका अधिकार बन जाती है। चूँकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है, इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उनका कर्तव्य बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आइए एक छोटा सा अवलोकन कर लेते हैं हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले है इसमें शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति के विविध रूप हैं: राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत हैं: वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। सत्ता पालन के 4 आधार हैं: विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। सत्ता के 3 रूप हैं: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। वैधता क्या है? वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब आइए इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों पर। ये आप लोगों के अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, इन अभ्यास प्रश्नों को आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे और इन अभ्यास प्रश्नों की PDF फाइल आपको YouTube में चैनल पे इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और वो है हमारा धर्म। धन्यवाद।